एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो वीडियो है उसमें मैं अभी जस्ट हुए एग्जाम, कौन सा एग्जाम हुआ था, आईआईटी जैम, है ना। आईआईटी जैम 2022 के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। यहाँ मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगी, यहाँ हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, चाहे वो ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म हो या फिजिकल के न्यूमेरिकल्स या फिर इनऑर्गेनिक का सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट बेस्ड, हम इसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने छोटे छोटे मिस्टेक्स किए हैं या जिनसे छोटी गलतियां हुई हैं और उनको अब वो सॉल्यूशन चाहिए कि हमने कहाँ पे मिस्टेक किया या हमारे आंसर ऐसे कैसे निकला, तो उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल होगा। साथ ही सिर्फ आईआईटी जैम के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, किनका, CSIR नेट केमिकल साइंस या फिर आईआईटी जैम या गेट, जो इन सबके भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी अभी करंट में आए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि करंट में आए क्वेश्चन जो है उससे पता चलता है कि अब लेवल कहाँ तक जा रहा है ना। तो वो सभी स्टूडेंट जो CSIR नेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इन्हें देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके ऑप्शन वो कैसे बनाता है और उसे हमें कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व करनी है एग्ज़ाम में, है ना। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर की बात करें तो सब बोल रहे हैं बहुत ईजी था, बट एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर ईजी नहीं था। आप इसे मॉडरेट बोल सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इजी थे पर कुछ क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था। नो डाउट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता और एग्ज़ाम हॉल में जाते ही हमारा ब्रेन वैसे भी थोड़ा कम काम करता है ना। हम घर में बैठ के जितने अच्छे से बनाते हैं क्वेश्चन, उतना एग्ज़ाम हॉल में नहीं बनाते। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो एक स्टूडेंट ही बता सकता है जिसने उसे बनाया है वहाँ, है ना। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगी, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के और उसके बाद ऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन, ऐसे करके लगभग 60+ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, आपका एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था जिसमें आया हुआ था ICl जो है उसको कन्वर्ट कर दीजिए ICl+ में, तो क्या क्या चेंजेस होगा, उसको उसने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रखा था। 3 स्टेटमेंट मुझे याद है, मतलब स्टूडेंट्स ने बताया है, 4th याद नहीं है, तो आप वो मैच कर लेना। वैसे मैं इसे पूरा सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। अगर ICl को दिया है, मतलब वो कहाँ से पूछ रहा है, देख के समझ आ रहा है ना, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह पूछ रहे हैं, कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा पूछ रहे हैं। तो ये सब कौन से कॉन्सेप्ट से पढ़ते थे हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम, वहीं से पढ़ते थे। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, ICl का एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने आना चाहिए। चलिए ड्रॉ करते हैं। जब आप ICl का एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हो तो क्या होगा, आप I और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, Cl की। तो आप ना हमेशा ब्रेन में रखो, जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, नीचे रखते हैं थोड़ा सा, है ना। और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, तो थोड़ा सा लो लाइन होता है, नीचे होता है। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है वो थोड़ा ऊपर होगा। तो यहाँ पे I के जो ऑर्बिटल्स है वो ऊपर होंगे, स्लाइडली ऊपर रखेंगे। जैसे मैंने क्या किया, I के ऑर्बिटल्स को यहाँ पे रखा और मैं यहाँ पे वैलेंस शेल ऑर्बिटल ही ले रही हूँ, और Cl का थोड़ा इससे नीचे रखा, कहीं यहाँ पे रख दिया, स्लाइडली इससे नीचे, ठीक है। ये रहा मेरा I का और ये है मेरा Cl का, बीच में बन जाएगा हमारा किसका, ICl बनेगा ऐसे। ये क्या है, I का वैलेंस में क्या होते हैं 5s ऑर्बिटल और Cl के वैलेंस में क्या होता है 3s ऑर्बिटल होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कहीं आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा क्या, 5p ऑर्बिटल्स I के लिए। सो Cl का फिर से थोड़ा नीचे आएगा, उससे यहाँ पे कहीं आ जाएगा आपका 3s ऑर्बिटल। सो ये हो जाता है आपकी 3p ऑर्बिटल्स और ये हो जाते हैं आपके 5p ऑर्बिटल्स। हो गया, ऐसे बनाना स्टार्ट करें। अगर हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया तो 2 नए ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ऐसे 2 नए ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म होगा, ऐसे आपने पढ़ रखा है इस टाइप का, है ना। इसमें से एक को बोलते हो आप बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग है ये, और ये हमारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। हो गया ऐसे। बिल्कुल वही सीक्वेंस में ये भी अपना बॉन्डिंग करना शुरू करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पहले नीचे सिंगल वाला आता है, उसके बाद फिर हमारे 2 पाई ऑर्बिटल्स आते हैं एक साथ, है ना। Z सिग्मा वाला होता है ना, बाकी
पाई वाले होते हैं। इस थोड़ा ऊपर बनाइए, इतना नीचे नहीं होगा, ये स्लाइटली ऊपर होगा, ये कहीं यहाँ पे बना देते हैं। 3p ऑर्बिटल्स होगा ऐसे, और यहीं से कहीं आपका एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे। तो ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। हो गया इतना। इलेक्ट्रॉन फील करना शुरू करो। इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी लगभग 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लास्ट वाले को छोड़ दिया मैंने, है ना, वो तो ऐसे भी क्रॉस हो जाते हैं, पता है आपको। तो 7 होगा, तो फील करते जाते हैं। कैसे? यहाँ पे 2 और फिर 3 4 5 6 एंड 7। सेम वैसे यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन को सीधा भरते जाओ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यही होगा। तो आपको यहाँ से समझ आ गया सीधे सीधे से कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सिग्मा ही है, सिग्मा बॉन्डिंग। कौन सा वाला सिग्मा बॉन्डिंग है? ये पी वाला, पी जेड वाला। तो ये वही सिग्मा पी जेड एंटी बॉन्डिंग होगा। वहाँ पे ये पाई पी एक्स पाई पी वाई बॉन्डिंग बॉन्डिंग, ये होगा पाई एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग पी एक्स पी वाई। हो गया ऐसा। अब बस बन गया हमारा। स्टेटमेंट में देखते जाओ। सबसे पहले बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर फॉर ICl 1 है। तो हाँ, दिख रहा है बॉन्ड ऑर्डर 1, दिख रहा है ना। कैसे निकालते हो आप बॉन्ड ऑर्डर? छोटा सा फॉर्मूला लगाते हो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2 क्या, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना, सिंपल सा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं आपको? 2 3 4 5 6 7 8 8 दिख रहा है। 1/2 यहाँ से 8 हो जाएगा, माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। सो ऐसे में 1 निकल गया हमारा, है ना। यार इसे तो सीधे सीधे करते थे ना, आप इसको इसके साथ कर दिया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्रॉस हो गया, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग क्रॉस हो गए, ये और ये एंटी बॉन्डिंग क्रॉस हो गए। तो ओवरऑल मेरे पास एक ही बचा। एक बचा मतलब आप बोल सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल का पार्टिसिपेट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही बॉन्डिंग बचा है, मतलब सिंगल बॉन्ड इसमें होगा। पता चल गया हमको, सीधे सी बात है, पता चल गया है ना। फिर बोल रहे हैं लेकिन ICl प्लस के लिए होगा 1.5। तो आप यहाँ से ICl प्लस बोल रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करोगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से हो रहा है? रिमूव, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है कहाँ से? पाई स्टार से। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है कहाँ से? पाई स्टार से हो रहा है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई स्टार ऑफ ICl। सो हाँ बिल्कुल, ICl के पाई स्टार से ही इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही था। सेकंड ये वाले तो यहाँ तक करेक्ट हो गया था हमारा कि बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। और अब देखो क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग को हम माइनस करते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एंटी बॉन्डिंग से आ रहा है तो 5 आ जाएगा ना। तो 5 आएगा मतलब 3/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं इसे निकालूँ ICl प्लस के लिए, जब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है बच्चा, तो सीधे सीधे से उसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज ही होगा और बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जैसे ही ये फॉर्म हुआ, ये जैसे ही फॉर्म हुआ तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया। तो आपने पढ़ रखा है ये चीज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। एमो डायग्राम से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डील करते हैं। एमो डायग्राम बनाने के बाद बना हुआ जो मॉलिक्यूल है उनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब आप उसको क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, ये डायामैग्नेटिक स्पीसीज कहते हैं। लेकिन आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखने के बाद एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाता है तो आप उसको क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर बात करें किसकी? ICl की। तो ICl की जब बात करते हैं तो हमें तो समझ आ रहा है कि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड है। ICl में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसा है? पेयर्ड है। तो ये पेयर्ड है मतलब इसका नेचर कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। इसका नेचर डायामैग्नेटिक होगा। लेकिन जो हम फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं हम? ICl प्लस।
तो ICl+ फॉर्म करेंगे तो इसको एक हटा देंगे, तभी तो ICl+ होगा ना, रिमूव करा ना हमने एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो अब देखो ये किसके लिए बन गया मेरा, ICl+ के लिए बन गया, इसे मैं बना दे रही हूँ, है ना। तो ये बन गया मेरा ICl+ के लिए। तो ICl+ में मुझे समझ आ गया सीधे सीधे से कि जो फॉर्मेशन हुआ स्पीसीज़, यहाँ से यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ स्पीसीज़, वो क्या हो रहा है, डायामैग्नेटिक से किस में जा रहा है, पैरामैग्नेटिक में, क्योंकि अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है। सो बिल्कुल फॉर्मेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज़ का। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट को करेक्टली नहीं बता पाए थे स्टूडेंट्स, उनका ऐसा कुछ था कि क्या जो रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन वो Cl के उससे हो रहा है, ऑर्बिटल से, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वो रॉन्ग होगा, क्यों, अगर Cl जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब उनके ऑर्बिटल्स तो नीचे है ना, नीचे। तो उनके ऑर्बिटल्स अगर नीचे हैं तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ओनली Cl से ही निकलेगा, ठीक है। वो दोनों मिक्सिंग करके मॉलिक्यूल बना चुके हैं, तो उन्हीं के पाई स्टार से ही रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये तो था इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, समझ आ गया होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको याद है तो ये बन जाने वाला था, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक से हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस ना, चाहे वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो या एलिमिनेशन रिएक्शन हो, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो और आपका माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में अपलोड्स किया है बहुत ही डिटेल में। ओनली रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स करके भी एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, ठीक है। सो अगर बच्चे आपको नहीं आता तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेक करना कि क्या क्या कंडीशन होती है। हम तो सीधे मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हैं कि उस पर कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन होने वाला है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे उसने क्वेश्चन दे रखा था, क्या क्वेश्चन, रोडियम का कॉम्प्लेक्स दे रखा था। अब उसमें पूछ रहा था एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दीजिए दोनों में कि कितना कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बता दो, और साथ ही इसमें किस टाइप का रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा, या फिर आपका माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन किया था उसने। तो देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन काउंट करना भी मैंने आपको सिखाया है, यहाँ पे रिवाइज करते हैं। न्यूट्रल कंडीशन में करना ज़्यादा इजी होता है। न्यूट्रल कंडीशन में बात करें तो हमारा ये है रोडियम। रोडियम कहाँ से आता है, आपका कोबाल्ट फैमिली, है ना। तो इसके खुद के तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट फैमिली में, है ना, तो 9 इलेक्ट्रॉन होगा। तो रोडियम के तो हो गए 9 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। फिर इसके बाद आप न्यूट्रल लिगेंड्स को देखो, ये है न्यूट्रल लिगेंड, ये भी न्यूट्रल लिगेंड, कितने कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड ऑलवेज कंट्रीब्यूट कितना देता है वो, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूट्रल लिगेंड्स का कंट्रीब्यूशन हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। उसके बाद ये जो लिगेंड लगे हुए हमारे मोनोडेंटिन लिगेंड, वो 1-1-1 कंट्रीब्यूट करते हैं। मोनोडेंटिन है, 1 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1-1-1 मतलब टोटल 3। और आप इसको देखिए, इसकी तो हैप्टिसिटी से हमें पता चलती है ना। तो यहाँ पे ये हैप्टिसिटी जैसे अटैच हुआ है ईटा 2 टाइप से, मतलब 2 कंट्रीब्यूशन होगा उसके भी इलेक्ट्रॉन्स का 2। तो यहाँ से निकाल लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। देखो 13 एंड ये हो गया 16 + 2 18, ये है हमारा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, समझ आया। आफ्टर रिएक्शन अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो अभी भी सेंट्रल मेटल एटम तो वही है, तो वो 9 हो जाएगा। 2 आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो वहाँ से 4, 1 आपके इस लिगेंड्स 2 इन दोनों लिगेंड्स के कारण 1 and 1 तो 2 इलेक्ट्रॉन इनसे। और अब इसकी हैप्टिसिटी हो गई है 1, मतलब अब ना स्ट्रक्चर रोडियम से सिंगल बॉन्ड से अटैच हो गया, तो अब ये भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। काउंट कीजिए, काउंट करने से हमारा निकल जाएगा क्या, 16। तो ये है हमारा 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। अब कंडीशंस पे बात करते हैं। आपको पता होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के लिए जो हमारा मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनोमेटेलिक जो हमारा सबस्ट्रेट है, उस पे वो अनसैचुरेटेड होनी चाहिए। अगर उसने सारे बॉन्ड बना रखे हैं तो आने वाला ग्रुप एडिशन कैसे करेगा, सोच सकते हैं आप। अगर किसी स्पीसीज़ ने सारे अपने बॉन्ड बना रखे हैं, वो कम्प्लीटली कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड है, तो ऐसे कंडीशन में इनकमिंग ग्रुप कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होना तो यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ऐसे क्रॉस कर देते हो, बोलो ऑप्शन, है ना।
क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए खाली जगह चाहिए, ऐड होता है 2 ग्रुप तो खाली जगह चाहिए, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर भी बिल्कुल लो होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन में आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। वो तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, है ना। एलिमिनेशन होता तो कोई ना कोई ग्रुप है जो एलिमिनेट कर जाते होगा, उसके लिए भी कंडीशन हम पढ़ते हैं। यह सीधे सीधे दिख रहा है कि हो क्या रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे पास एक माइग्रेटरी ग्रुप है और दूसरा इंसर्शन ग्रुप है ना। हमारे पास यहाँ पे एक इंसर्शन ग्रुप है और दूसरा माइग्रेटरी ग्रुप है। आपको पता है कि इंसर्शन ग्रुप कौन होते हैं, जो मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, और माइग्रेटरी ग्रुप कौन होते हैं, जो ईजिली माइग्रेट कर सकें। सो हमारे पास ये इस कॉम्प्लेक्सेस में एक इंसर्शन ग्रुप है और एक माइग्रेटरी ग्रुप है, दोनों एक दूसरे से सीज पोजीशन पे है, ईजी माइग्रेशन पॉसिबल होता है, और ये ग्रुप माइग्रेट करता है और इनके बीच में आके इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पे किस टाइप का होता है, 1 and 2 माइग्रेटरी इंसर्शन। वन टू माइग्रेटरी इंसर्शन किसको बोलते हैं, जब इंसर्शन होता है और एक साइड जो है कार्बन का वो मेटल से अटैच हो और दूसरे जगह पे आके हमारा माइग्रेटरी ग्रुप अटैच हो, तब आप उसको बोलते हैं 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर आपको निकल जाएगा कि फर्स्ट स्पीसीज 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सेकंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और ये ओवरऑल जो रिएक्शन हो रही है वो कैसा है, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गया इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2 हो गया, इन 3 क्वेश्चन देख लेती है। थर्ड क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक से ऐसा आया था, व्हाट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट किनमें, इन टाइटेनियम 3+। वो पूछ रहा था नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, तो ये भी सिंपल आपके कोऑर्डिनेशन के ही वो है, आपका क्वेश्चन है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालनी है तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला आपका, C और यहाँ n लिखते हैं, इक्वल्स टू हो जाता है क्या, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल आपका n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे लगाते हैं हम, है ना। तो सीधे से क्वेश्चन लगा लेते हैं। कैसे, देखो टाइटेनियम है तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे स्कैंडियम और ये टाइटेनियम। जब ये 2+ में होते हैं, 2+ में होते हैं तो ये होता है आपका D1 सिस्टम और ये D2 सिस्टम, पर ये 3+ में है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया गया है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया बच्चा, तो ये क्या हो गया, D1 सिस्टम हो गया। तो ये था हमारा D1 सिस्टम। अब क्योंकि ये D1 सिस्टम है तो इसके लिए माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालोगे आप, रखते जाइए। n क्या होता है 10, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, दैट्स वाई 10। D के पास है 1 इलेक्ट्रॉन तो R की वैल्यू हो गई 1, फैक्टोरियल लगाते जाइएगा, 10 माइनस 1 से सॉल्व करने से आ जाते हैं 10। तो ऐसे समझ आता है कि हमारा जो टाइटेनियम 3+ है उसके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या हो जाएंगे, 10। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, है ना। तो कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन था और कुछ विदिन सेकेंड होने वाले थे। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, ये तो आप 11th क्लास 12th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे पार्शली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बने, है ना। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली बनता कैसे है, आपने देखा था ज़्यादातर आप किसका पढ़ते हो, वाटर का। तो आपने वहाँ पे ये भी देखा था, मतलब आपको ये भी पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ़ोन, इसे ऐसे याद रखिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में ये फ़ोन ही है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और फ़ोन में भी सबसे ज़्यादा होता है आपका फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे पार्शियली चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा। मतलब अगर मैं HF बॉन्ड की बात करूँ तो HF बॉन्ड में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसके केसेस के कारण यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव बनेगा। तो फर्दर जो दूसरा H ग्रुप है उसके साथ ये ईजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, राइट। मतलब इसके जो दूसरा मॉलिक्यूल है HF का, उसके साथ ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फर्दर ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इससे पता चलता है कि हमारा इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इनफैक्ट इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। फिर कुछ और आंसर क्वेश्चन है जो देख लेते हैं, यही के यही, बाकी फिर मैं क्वेश्चन नोट कर लूँगी, अभी जो ब्रेन में है वो देखो। इनऑर्गेनिक से एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि बताइए इसमें कितने टाइप्स के
CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। ऑर्गेनोमेट्रिक से ही फिर से एक क्वेश्चन था नया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर इनऑर्गेनिक में ही आपका ऑर्गेनोमेट्रिक से क्वेश्चन था स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से। इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने बनाया है और बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था, है ना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि CO जो बॉन्ड होती है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो जो ऑर्गेनोमेट्रिक की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वाला हमारा क्वेश्चन है उससे दो क्वेश्चन आ गए थे, ये भी था और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला, है ना। तो ये अच्छा टॉपिक था और ये मैंने वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी। आपको अगर ये नहीं आता या बिल्कुल भी समझ नहीं आता तो आप एक बार उसको डिटेल में देख सकते हैं, है ना। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एक क्वेश्चन आया था आपका, नंबर ऑफ CO स्ट्रेचिंग बैंड्स, नंबर ऑफ CO स्ट्रेचिंग बैंड्स इन IR ऑफ FeCO5, कितने बैंड्स मिलेंगे पूछ रहा है, मतलब कितने डिफरेंट टाइप के CO उसमें प्रेजेंट है। सो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसकी ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। जब आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो ये 5 कोऑर्डिनेटेड है, दिख रहा है। इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बायोपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बायोपिरामिडल में आपको पता है कि टू डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। एक बॉन्ड को आप बोलते हो एक्सियल बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। ये जो होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं और इधर वाले जो होते हैं वो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, ऊपर नीचे वाले। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे ना ये सारे CO जो है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एक जैसे नहीं आएगी, क्योंकि ये है तो एक जैसा दिख रहा है कि कार्बन से ही अटैच्ड है तो एक जैसा होना चाहिए, ऐसा दिख रहा है ये, लेकिन ये होते एक जैसे नहीं है। इसका रीज़न क्या है, इसका ये रीज़न है क्योंकि ये इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड में है, तो डिफरेंट तो आ गया। एक्सियल बॉन्ड में ये बॉन्ड जो होते हैं वो लंबे होते हैं, मतलब ये बॉन्ड वीक, ये बॉन्ड वीक है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना कंपेरेटिवली। आपको पता है ये बॉन्ड वीक बना रहा है तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही आएगी। तो यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर से समझ आता है यहाँ 2 डिफरेंट टाइप के CO ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। 2 डिफरेंट टाइप मतलब एक ये वाली ग्रुप हो गया और ये एक, तो इसका मिलेगा मुझे 1 बैंड्स। और ये जो है ऐसे सिंबल डाल देते हैं, ये जो है 3 CO ग्रुप का मिलेगा मुझे दूसरा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्ट्रेचिंग बैंड्स कितने मिलेंगे तो आप लिखोगे 2 डिफरेंट टाइप के स्ट्रेचिंग बैंड्स यहाँ मिलेंगे, है ना। 2 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेचिंग बैंड्स यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि एक्सियल का अलग मिलेगा आपने और इक्वेटोरियल में प्रेजेंट CO ग्रुप का अलग बैंड मिलेगा। क्लियर ये चीज़ें। उसके बाद क्वेश्चन था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो हमारा CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, C और O के बीच बने बॉन्ड पे, है ना। और ये चीज़ें आप पहले भी पढ़े थी कि जैसे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता नहीं तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है। उसके बाद होता है हमारा डबल बॉन्ड का और उसके बाद होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो नो डाउट CO का अपने आप में ट्रिपल बॉन्ड है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यहाँ कंपेयर कराया गया है और कंपेरिजन भी कैसे कराया है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पढ़ कहाँ रहा है, चार्ज से। कहाँ पे पढ़ रहा है, चार्ज से। आप ये चीज़ हमेशा से ध्यान रख लो कि अगर मैं कोई स्ट्रक्चर बनाऊँ ना, सपोज देखो अगर हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे निकल का है, सिंपल निकल है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा C ट्रिपल बॉन्ड O। निकल की बात करें तो निकल कैसा बनाएगा, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना भाई। तो निकल को अगर मैं ये करती हूँ बनाते हैं तो कुछ ऐसा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऐसी रहेगी, समझाने के लिए भी बना रही हूँ एक मॉलिक्यूल को, ये देखो, है ना। अब आप इसमें हमेशा ऐसे कंपेयर करो, अगर इन दोनों के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी है ना तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, इन दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी है तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। और आपको पता है कि मेरे जो CO लिगेंड है वो कैसा है, पाई स्टार एक्सेप्टर लिगेंड। पाई स्टार एक्सेप्टर लिगेंड है मतलब वो मेटल को एक बार देता भी है और मेटल से इलेक्ट्रॉन लेता भी है, मतलब यहाँ पे क्या बनता है आपका बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्ड बनता है ना। तो जितना ज़्यादा ये मेटल के साथ लेना देना करेगा, मतलब जितना ज़्यादा ये जो CO का C है वो जितना ज़्यादा मेटल के साथ इंटरेक्शन करेगा उतना ही कम वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन करेगा। समझ आ रहा है। और मेटल के साथ इंटरेक्शन इसकी कब बढ़ेगी, जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। अरे सोचो, इसको बॉन्ड कब बनता है, लेने देने से होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहाँ पर तो आपको पता ही है, यहाँ पे ये पाई एक्सेप्टर है और ये डोनर भी है, मतलब हमारा जो CO लिगेंड है, सोचो इसे थोड़ा सा, हमारा जो CO लिगेंड है वो सिग्मा डोनर
एंड पाई एक्सेप्टर है। ये मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाता है किसी मेटल के साथ, तो पहले मेटल को तो डोनेट करता है और उसके बाद मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। तो जितना ज़्यादा मेटल पे इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ये बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो बस उसी चीज़ को देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो आयरन और कार्बन के बीच बॉन्डिंग अच्छी होगी। कार्बन और आयरन के बीच बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो गई तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग कैसा हो जाएगा, वीक। और बॉन्ड वीक होना मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाना। समझ आया? जितना ज़्यादा बॉन्ड्स होता है CO के बीच, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये मेटल इसके साथ ज़्यादा अच्छे से कॉन्टेक्ट कर पाएगा। इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना। इसके स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, तो ये दोनों के बीच की बॉन्डिंग वीक। और कहाँ, जहाँ पे ये बॉन्ड वीक हुआ तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो जाती है कम। तो सीधे से कॉन्सेप्ट है, जब जब किसी मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है तो CO उससे अटैच्ड जो CO है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। तो इसका सीधे से ऑर्डर हो जाएगा क्या, इससे इसकी ज़्यादा है, इससे इसकी ज़्यादा है क्योंकि न्यूट्रल है, और इधर पॉजिटिव है तो इसकी ज़्यादा है। सीधे से कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया है मेटल पे, सिनर्जिक बॉन्ड वीक बनेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो बॉन्ड बनता है ना मेटल और लिगेंड के बीच, वो वीक बनेगा। अगर इसके बीच में ये बॉन्ड वीक है तो नो डाउट ये बॉन्ड कैसा होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। C और O के बीच जो ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसी की ही आएगी। तो ये है इसका आंसर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसे ऐसे भी लिख लो कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसके वाली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है न्यूट्रल का, और न्यूट्रल से ज़्यादा होता है पॉजिटिव चार्ज का, अगर कुछ चेंज नहीं किया है तो। इसके बेसिस पे हम इसका आंसर कर सकते हैं। क्लियर है इतना? फिर क्वेश्चन था, कौन सा बायोमोलिक्यूल है जिनमें कार्बन मेटल का डायरेक्ट बॉन्डिंग होता है। ऑप्शन में ऐसा दे रखा था, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कोएंजाइम B12 या विटामिन B12 दे रखा था। तो आप सोचो, ये भी मैंने बायो इनऑर्गेनिक, मेरा एक कंप्लीट बायो इनऑर्गेनिक का सीरीज़ है, जहाँ मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, एक एक स्ट्रक्चर को देख के पढ़ाया है ना। तो वहाँ आपने देखा होगा जब हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बहुत सिंपल वे में, आयरन रहता है बीच में, है ना। हीमोग्लोबिन का अगर थोड़ा याद करें तो इसमें हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, आयरन होता है, ऐसे चारों साइड से किससे कनेक्टेड होते हैं, नाइट्रोजन से होता है कनेक्टेड। ये सब पायरोल रिंग बनाए हुए रहते हैं, ऐसे पायरोल रिंग बनाया हुआ होता है ना। सो ये तो हो गया आपका किसका, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन का भी बिल्कुल ऐसे होता है, टेट्रामर ऑफ हीमोग्लोबिन इज अ मायोग्लोबिन, आपको पता है। सो कुछ ऐसे ऐसे तो स्ट्रक्चर होते हैं इसके। यहाँ कहीं भी कार्बन और मेटल की बॉन्डिंग हमको नहीं दिखता, ये वाटर से और ये दिशा डायरेक्ट हिस्टाडीन से। तो ये तो हीमोग्लोबिन का हो जाता है स्ट्रक्चर। बाकी पाई बॉन्ड मेंटेन कर लेना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड रहता है इसमें। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। सिर्फ आप जब कोएंजाइम विटामिन B12 की बात करते हैं तो कोएंजाइम विटामिन B12 जो है उसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें जो कोबाल्ट होता है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है किससे, मिथाइलोकोबालामाइन। इसको तो विटामिन B12 बोलते हो ना आप, मिथाइलोकोबालामाइन। मतलब हमारा जो कोबाल्ट होता है, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया रहता है किसके साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ। सो आप बोल सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, ये तो हीमोग्लोबिन का है। आप अगर विटामिन B12 का स्ट्रक्चर देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड तो उसमें देखोगे आप कि यहाँ पे होता है कोबाल्ट, और ये कोबाल्ट डायरेक्ट कनेक्टेड होता है किसी मिथाइल ग्रुप से, डायरेक्ट अटैच होता है। तो बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो ओनली हमारा क्या है, कोएंजाइम B12, विटामिन B12 जो है उसमें मेटल एंड कार्बन का डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर है ये चीज़ें? वो स्ट्रक्चर याद होता ना आपको बायो इनऑर्गेनिक से सारे स्ट्रक्चर, तो वैसे भी बन जाएगा ये क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन था जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, हर बार आ जाता है एक क्वेश्चन जो हमें पता भी होता है कि क्या होगा। आपने पढ़ रखा है ना एक रूल जिसमें हम क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो एंड क्लेडो सब निकालते हैं, है ना। तो उसी रूल से हमको लगाना था, सिंपल सा। इसे हमेशा बैलेंस करनी होती है। इसने बैलेंस करके दिया है, 2 नेगेटिव में दिया है, मतलब आपका कौन सा वाला फॉर्मूला है, Bn HN और 2 नेगेटिव। तो इसको आप क्या बोलते हो, इज द क्लोजो वेट्स रूल में पढ़ा है ना आपने, इज द क्लोजो फॉर्म ऑफ बोरेन, राइट। इसको आप बैलेंस करिए। तो बैलेंस करने के लिए फिर से क्या करेंगे हम, ये B का tan लिखेंगे और H का tan लिखेंगे। तो
मैंने क्या किया, 4 हाइड्रोजन निकाल दिया, क्योंकि मैंने वैसे बैलेंस किया ना, NN फॉर्म में लिखना होता है। तो जैसे ही मैंने बोरॉन का 10 और हाइड्रोजन 10 लिखा, तो मैंने 4 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो 4 हाइड्रोजन रिमूव करने से यहाँ पे लग जाएगा क्या, 4 नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कि जब भी ये वाला फॉर्मूला बन जाता है हमारा BnHn और 4 नेगेटिव, तो आप इसको बोलते हो नीडो फॉर्म। इसको आप क्या बोलते हो, नीडो। तो ये जो बोरेन दिया है हमारा वो है क्लोजो, और ये जो है वो क्या है हमारा, नीडो। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे दिया था, इजी वे में बनना था हमारा। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा इनऑर्गेनिक से 9th क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द B2। आप जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो फिर से आप कहाँ चले जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और वहीं से आप बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत इजी वे होता है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का। तो बोरॉन की बात करें तो बोरॉन क्या है आपका, 1s2 2s2 2p1, यही होता है 1s2 2s2 2p1। 5 टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, है ना। भरना स्टार्ट कीजिए। ये तो है आपका 1s वाला, ये भी बोरॉन का आपका 1s, ये हो गया आपका 2s, ये भी आपका 2s। चलिए 1s को तो ऐसे भी क्रॉस हो जाएगा, है ना। 2p के लिए जगह रखते हैं, तो आप 2s से बनाना स्टार्ट कर दो। जानते हो ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1s तो ऐसे भी क्रॉस हो सकते हैं, बॉन्डिंग एंड डिबॉन्डिंग में तो आएंगे ही इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे मैं 2s का बना देती हूँ, यहाँ भी 2s का, यहाँ पे बना देती हूँ 2p का, ठीक है। ये था बोरॉन का, और ये B2 का बनेगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब बात करूँ 5 इलेक्ट्रॉन से, भरना शुरू कर देते हैं। ये तो हो गया आपके एक बॉन्डिंग, और ये बन गया आपका एक एंटी बॉन्डिंग। इसके केसेस में ना पहले पाई वाले बनते हैं, आपने पढ़ रखा है ये चीज़ें। ऑक्सीजन के केसेस में अलग हो जाता है, और उसके बाद ऐसे होता है, ऐसा फिल करते हैं। 1 2 3, ये हो गया 1, और यहाँ भी 1। इसकी बात करें तो यहाँ तो भर जाएगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, ये दोनों ऐसे और ऐसे भर जाएंगे। सो बस यहाँ से समझ आ जाता है आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, समझ आ रहा है ना। ये इसके साथ क्रॉस हो गया, और वैसे 1s वाले क्रॉस हो गए होंगे, तो बचे क्या आपके 2p वाले। तो बॉन्ड कैसा बन रहा है आपका, पाई बॉन्ड बन रहा है। और कितना बॉन्ड बन रहा है, ओनली 1। सीधे से फॉर्मूला में रख दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सीधे से ये फॉर्मूला रखते हैं ना, तो 1/2 हो गया आपका। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे थे, नीचे वालों को भी काउंट करूँ अगर मैं, तो वहाँ से भी ले लेते हैं। 2 हो गया, 2 and 2 4, 5 and 6, तो 6 तो आ रहा था बॉन्डिंग, और ये कितना आ रहा था 4, एंटी बॉन्डिंग 4। तो यहाँ से 1 निकल जाना है हमारा आंसर। तो सीधे सी बात है, आपका B2 में एक बॉन्ड होते हैं। और टाइप्स कैसा है उस बॉन्ड का, जो 1 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही पता चल गया कैसा है, पाई बॉन्ड। 1 सिंगल बॉन्ड है, और वो बॉन्ड का नेचर कैसा है, पाई बॉन्ड, नॉट सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर क्वेश्चन था आपका हाइब्रिडेशन निकालनी है। तो हाइब्रिडेशन का इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सीधे से फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे हम हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, है ना। जब आप इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखते हो तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले सेंट्रल मेटल एटम देख लिया, मोनोवैलेंट एटम कभी भी सेंट्रल मेटल एटम होते नहीं है। तो ये दिख गया मुझे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, बोरॉन ही है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोरॉन के पास, ये तो फॉर्मूला है ना आपका। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालनी है, जियोमेट्री निकालना है या शेप निकालनी है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, प्लस क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, मोनोवैलेंट एटम मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, एंड प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। बस यही छोटा सा फॉर्मूला है, अच्छे से लिख लो इसको, मे भी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला इनऑर्गेनिक में हमें जब भी हाइब्रिडेशन निकालना है, जब भी जियोमेट्री निकालनी है,
तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें हम बोलते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट जो ओनली सिंगल बॉन्ड बनाता है। मोनोवेलेंट एटम मतलब कौन कौन हो गया, CH3 हो गया, H हो गया, आपके सारे X हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, ये सारी। तो जो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकला है तो आप उसको प्लस कर दोगे, इलेक्ट्रॉन डाला गया है तो आप उसे प्लस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो आप उसको माइनस कर दोगे। प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। तो इसी फॉर्मूला में सीधे से रख दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोरॉन का 3, मोनोवेलेंट एटम कितना है इसके पास 2, चार्ज कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है, इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -1। चार्ज पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है सेंट्रल मेटल एटम से, तो मुझे जो 3 लिखा था उसको एक माइनस करना पड़ेगा, राइट, इसलिए मैंने कहा -1। प्लस चार्ज है तो आप -1 रखो, माइनस चार्ज है तो आप उसको प्लस करो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, सीधे से आंसर कर दीजिए, क्या आएगा 1 आएगा। अब क्योंकि 1 आया तो 1 से हमें समझ आ गया स्टेरिक नंबर 1 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 1 मतलब 2 क्या हो जाएगा 2 होगा, और स्टेरिक नंबर 2 मतलब सीधे से पता है हमको sp हाइब्रिडाइजेशन, तो निकल गया इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप एंड जियोमेट्री दोनों ही क्या होता है, लीनियर, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, लीनियर। इसकी बात करें NH2 पॉजिटिव, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है नाइट्रोजन में, आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है नाइट्रोजन की 5, वो तो ऐसे पीरियड से पता चल जाता है ना, कार्बन ग्रुप है 14 ग्रुप तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, 15 ग्रुप है नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, ग्रुप से पता चल जाता है। तो यहाँ पे इसका 5 है इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवेलेंट एटम अभी भी 2 है, और यहाँ पे -1 लिखेंगे क्योंकि प्लस चार्ज लगा हुआ है, डिवाइड बाई 2 किया, 2 करने से आंसर आ गया 3 मतलब ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका जियोमेट्री क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, जियोमेट्री क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। जियोमेट्री एंड शेप में डिफरेंस होता है, आपको पता है, जियोमेट्री में हम लोन पेयर को कंसिडर करते हैं, शेप में लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। तो जियोमेट्री की बात करें बच्चे तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन अगर मैं शेप की बात करूँ, अगर मैं इसके शेप की बात करूँ तो शेप क्या होगा सोचो, देखिए जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ना 2 तो हाइड्रोजन बना रखा है ऐसे और एक उसने लोन पेयर को ले रखा है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है। पर बात करें शेप की तो शेप में हम इसको नहीं देखते, तो जब आप शेप में उसको नहीं कंसिडर करोगे तो कैसा दिख रहा है, बेंट, कैसा दिख रहा है, बेंट शेप। तो शेप की बात करें तो ऐसा हो जाएगा, और आप अगर ज्योमेट्री की बात करो तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप ऑफ द XeF8 2 नेगेटिव। आप जब भी ऐसे इसकी शेप देखते हो तो सबसे पहले तो आप इसमें देखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये स्टेरिक नंबर क्या है। यहाँ पे हमें समझ आ गया कि ये स्टेरिक नंबर कौन सा वाला सिस्टम है, 8, स्टेरिक नंबर 8 वाला सिस्टम है। Xe फ्लोरीन के साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाता है ना, Xe जो है वो ही है जो फ्लोरीन के साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। Xe की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो होता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होता है 8, लेकिन इसने 2 नेगेटिव चार्ज लगा के दे दिया है, मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, है ना, तो 2 और इलेक्ट्रॉन इसके पास रख देते हैं। तो यहाँ पे जब इसके स्ट्रक्चर को देखी जाती है तो यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता और ना ही लोन पेयर अपना कोई स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेगा। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाता है, यहाँ से जैसे एक F आके अटैच हो गया, दूसरा F आके अटैच हो गया, तीसरा F और यहाँ पे भी F, ऐसे करके इसकी स्ट्रक्चर बनती है। पूरा 8 स्टेरिक नंबर्स में फ्लोरीन आके अटैच हो जाते हैं। लोन पेयर बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है इसके शेप को डिटरमाइन करने में, वो घुसा रहता है अंदर, ठीक है। तो इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होगी और इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, स्क्वायर एंटी
प्रिज्मेटिक। तो ये जो बनाता है वो है आपका स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक शेप। ठीक है, तो ये भी बन गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये तो हमारा क्या मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं ना जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट, वहीं से है। आपने जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ा था उसमें भी बार बार आप पढ़ते हो कि सारे जो होते हैं ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। लेकिन आपको ये भी पढ़ाया गया है कि जो पोटेशियम होता है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम क्या बनाता है? बेसिकली सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो उसका आंसर तो डायरेक्ट ही कर देना था कि पोटेशियम मैक सुपर ऑक्साइड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो सुपर ऑक्साइड बनाएगा तो उसका आंसर ऐसे निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अच्छा, मैंने लिख तो रखा था नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें तो कुछ भी नहीं था। इसको आपने सीधा सी सुपर ऑक्साइड का ये फॉर्मेशन करता है, ये आपको पता है, तो उसका आंसर यही हो जाना था, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन आया था आपका जिंक कंटेनिंग एंजाइम। कौन कौन सा एंजाइम है जो जिंक कंटेनिंग है? ये भी मैंने आपको बायो इनऑर्गेनिक की जो क्लासेस हैं उसमें सिर्फ जो एंजाइम वाले क्लासेस था उसमें भी बताया था, बिल्कुल लाइन से बताया था कि 4 लाइन से जो एंजाइम है उनमें अकेले जिंक मेटल जो है वो एज ए सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है, बता दिया था आपको। तो वो वीडियो अगर आप पढ़े होंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी में बनना है। यहाँ पे मुझे ये तो नहीं पता कि ऑप्शन क्या था, लेकिन इतना पता है कि जिंक किन में होता है। तो जो जिंक होता है ना वो किस में होता है, रिवाइज कर लेते हैं। एक होता है आपका जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। किस में होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये सब पढ़ाया है मैंने बहुत ही डिटेल में। इनफैक्ट मैं अभी ना आपको पूरे बायो इनऑर्गेनिक का एक चार्ट बना के देने वाली हूँ ऐसे टेबल फॉर्म में, जिसमें आप चलते चलते 10 मिनट्स में पूरी कंप्लीट बायो इनऑर्गेनिक को रिवाइज कर लोगे। 3 आवर्स का तो वीडियो है जो आपने पसंद किया था नो डाउट, पर उसी को ही मैंने बस 10 to 20 मिनट्स में एकदम मिनिमाइज़ कर दिया है कि आप कैसे 10 मिनट्स में आप उसको कैसे रिवाइज कर सको। तो वहाँ से भी जल्दी से लर्न हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बायो इनऑर्गेनिक से रटने वाला, है ना। तो देखो बोल रहा है कि जिंक किन में प्रेजेंट होता है, कौन कौन से एंजाइम में। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जिनमें जिंक सेंट्रल मेटल होता है, टेट्राहाइड्रल उसकी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद अगर बात करें तो कार्बोनिक पेप्टाइडेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज में होता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में भी होता है। और किस में होता है? LADH में भी होता है, लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में भी सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है? जिंक होता है। तो ऐसे 3-4 एंजाइम्स हैं जिनमें जिंक एज ए सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगा। क्लियर है इतना? और कोई क्वेश्चंस देखें? अभी हमने 13 क्वेश्चन कर लिया इनऑर्गेनिक से ही। 14th क्वेश्चन मैं बताती हूँ अब आपको। फिर क्वेश्चन पूछा गया था किससे? कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन से अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया है ना, काफ़ी क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। कोऑर्डिनेशन से जो क्वेश्चन किया गया था, एक थोड़ा इजी सा क्वेश्चन था जो मैं नीचे करा रही हूँ, और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे गया है इस क्वेश्चन को लेकर के। इसमें पूछा गया है आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बताइए, उसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बनाना है, और साथ ही साथ आपको मतलब ग्राउंड स्टेट को बताना है, और साथ ही साथ आपको ट्रांजिशन को बताना है, अलाउड ट्रांजिशन, कितना ट्रांजिशन जो है वो अलाउड है। तो जब भी आप कोऑर्डिनेशन में अलाउड ट्रांजिशन की बात करते हो, मतलब वो कहाँ से क्वेश्चन कर रहा है? ऑर्गल डायग्राम से कर रहा है ना। तो ऑर्गल डायग्राम जब बनाते हैं आप तो वहाँ से क्लियर होगा हमको। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उसके ग्राउंड स्टेट पता होना चाहिए। होता है ऐसा? तो मैंने कोऑर्डिनेशन में ही एक इजी ट्रिक दे दिया था जिससे हम डायरेक्ट उसके ग्राउंड स्टेट निकाल सकते हैं। कौन सा ट्रिक्स? सोच के देखिए। आप उसी को ही लगा के दिखाओ या फिर मैं पूरा ही निकाल दूंगी, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली देखो क्या होता है जब हम ग्राउंड स्टेट निकालते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया था, आप ना बस इतना जान लो कि ये कौन सा सिस्टम है। देखो कोबाल्ट 2+ में है, कोबाल्ट 2+ में मतलब D7 सिस्टम है, D7 सिस्टम, D7 सिस्टम है, और कॉम्प्लेक्सेस कैसा है? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। ये चीज़ें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। D7 सिस्टम है तो आप वही वाला रूल्स फिर से लगाइए जो मैंने आपको सिखाया था शॉर्ट ट्रिक में। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9।
अगर हम ऐसे देखते हैं तो इनकी टर्म सिंबल हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। टर्म सिंबल बोलते ग्राउंड स्टेट जो है निकालना, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं सीधे से। D5 के लिए होता है आपका 6s, मतलब D5 के लिए मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। आपको पता है ना टेट्राहाइड्रल कंपाउंड है यार, हाई स्पिन होता है ऑलवेज। हाई स्पिन है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करके निकाल सकते हैं, या फिर करके बताऊं। देखो अगर मेरा कोबाल्ट क्या है 2+ में है, D7 सिस्टम है, टेट्राहाइड्रल है। टेट्राहाइड्रल है मतलब E नीचे आएगा और T2 ऊपर आएगा, आएगा ऐसा, E नीचे आएगा और T2 ऊपर आएगा। 7 है मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो जब भी हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2s + 1। तो यहाँ से s क्या निकल रहा है मेरा 3/2, तो 2 × 3/2 + 1, यहाँ से कट किया = 4। तो इसका स्प्लिन मल्टीप्लिसिटी क्या निकलेगा 4 निकलेगा। उसी बेसिस पे मैंने ये ट्रिक बनाया था और आप लोग को बताया था कि डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं किसकी स्प्लिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है और उसका टर्म सिंबल कैसे निकलेगा। ये तो रहा, इसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी से हटा देते हैं, यहाँ से सीधे से याद करो 6s होता है, फिर ये होता है 5f, ये होता है 4f। 4 आया था ना मल्टीप्लिसिटी, अभी थोड़ी देर पहले निकाला मैंने, है ना। उसी के बेसिस पे 6 5 4 3 एंड 2, यहाँ भी आ जाएगा आपका, अच्छा ये f होगा, ये d होगा और फर्दर यहाँ पे d होगा। ऐसे याद रखा करो, कैसे बीच में लिख देनी है आपको s, फिर d एंड d, ये भी d ही होगा, फिर ff और इधर भी ff, फिर लास्ट में d, इधर भी d। सीधे से हमें पता चल जाता है इनके ग्राउंड से टर्म सिंबल। ये हो गया, ये भी आप कर दो 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 5 4 3 2। तो ये हमारा निकल जाता है डायरेक्ट। किसी का भी पूछे आप उसके ग्राउंड स्टेट डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में किसके लिए पूछ लिया गया है, आपका D7 सिस्टम के लिए। समझ आया ना कैसे आप शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं। D1 D2 D3 करके आपने लिखा, D5 को पकड़ा, D5 का होता है 6s और इसके बाद D F F D D F F D लिख दिया और नंबरिंग कर दिया 5 4 3 2 5 4 3 2। इतना इजी वे में हमें याद हो जाता है, सीधा से इनके ग्राउंड स्टेट हो जाता है याद। अब मुझे इतना पता चल गया कि मेरा D7 सिस्टम दिया है, मतलब कौन सा है आपका 4f वाला है। तो 4f का ऑर्गल डायग्राम, f किस में टूटता है, जो हमारा f होता है उसको आप क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो इसका, ये तो सब ग्रुप होता है ना, तो एक तो हम इसको A1Z फॉर्म में लिखते हैं, T2Z फॉर्म में लिखते हैं एंड T1Z फॉर्म में लिखते हैं। अब टेट्राहाइड्रल है तो इसको A1 T2 एंड T1 बोलोगे आप। तो ऑर्गल डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हटा देती हूँ अभी मैं, यहाँ पे ऑर्गल डायग्राम बना देती हूँ पहले। ऑर्गल डायग्राम फॉर द 4f सिस्टम, कैसे बनेगा ऑर्गल डायग्राम, देखिए ये होता है जब आप टेट्राहाइड्रल के लिए ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं और वो भी किसके लिए 4f सिस्टम के लिए, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। इसके ग्राउंड में चला जाता है, इसके ग्राउंड में जाता है आपका A2, ग्राउंड में क्या जाता है A2। अब इसको 4f का तो आप बोलोगे 4A2, ये 4f का बन रहा है ना, D7 सिस्टम के लिए बन रहा है, किसके लिए टेट्राहाइड्रल के लिए ऑर्गल डायग्राम बना रही हूँ मैं। इसको बोलोगे 4A2 और इसके बाद 4A2 के बाद फिर हो जाता है आपका, ये f के लिए सारा है ना, ये f के लिए 4f के लिए 4A2 बनेगा। इससे थोड़ा ऊपर हायर एनर्जी पे आपके रह जाएंगे कौन सा T2 और इससे ऊपर हो जाता है आपके T1, यहाँ पे P होगा और P का और ऊपर थोड़ा जाएगा रिपल्शन के कारण से, P का भी T1 ही नोटेशन है। तो ये हो गया इसके ऑर्गल डायग्राम। और ऑर्गल डायग्राम से सीधे से हमें पता चल रहा है, एक तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कितनी पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं यहाँ पे 3। तो यहाँ का आंसर आ जाएगा कि पॉसिबल ट्रांजिशन या अलाउड ट्रांजिशन होगा 3। सिस्टम है 7। ग्राउंड स्टेट टर्म पूछे तो या तो आप इसको लिखोगे या इसको लिखोगे, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया रहा होगा। ग्राउंड स्टेट आप इसको भी लिखोगे ना भाई, ये भी तो ग्राउंड स्टेट ही है, तो इसका ग्राउंड स्टेट है 4A2 द ग्राउंड स्टेट। एंड अलाउड ट्रांजिशन की बात करें तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है। कितने ट्रांजिशन 3 ट्रांजिशन इसमें
पॉसिबल है। हो गया, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, कौन सा एटम इसमें से स्टेबल है बताइए, ऐसा क्वेश्चन किया गया है। अगर मैं यहाँ के इसके स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सीधे से मुझे समझ आ रहा है कि किस में चेंजेस किया गया है। आप जब भी क्वेश्चन देखते हो ना तो देखा करो कि यार किस में कंपेयर करा रहे हैं वो। तो सब में हमारे पास BH3 तो है, BH3 है तो ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है यार, ये है, इसके साथ में इन ग्रुप लोग को जोड़ दिया गया है। BH3 है जिनके साथ ग्रुप को जोड़ दिया गया और बोल रहा है कि स्टेबल कौन सा है ज़्यादा, ऑर्डर पूछ रहा है स्टेबिलिटी का। तो सबसे पहले ना थोड़ा सोच के देखिए आप BH3 कैसा होता है, बाय नेचर कैसा होता है। हमें पता है कि BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये स्पीसीज, इसको और क्या बोलते हो आप, लुईस बेस। ये क्या है, लुईस बेस है। लुईस बेस क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को, सॉरी लुईस एसिड है, ये क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सो बस देख लो जो अच्छे से उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा वो उसके साथ स्टेबल एटम बना सकता है। तो मुझे इतना तो पता चलता है कि यार मेरा ये जो CO ग्रुप है ना, CO ग्रुप जो है वो अच्छा डोनर नहीं है, वो कैसा है, पाई एक्सेप्टर ग्रुप है ना। तो सीधे से सबसे पहले तो पता चल गया कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ये हो गया आपका B.CO, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ये भी उतना अच्छे से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इसकी जो है उसके बाद आ जाएगी, इसकी भी स्टेबिलिटी पुअर ही रहेगा। फिर इन दोनों में चेक करनी है तो इन दोनों में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे भी देख सकते हैं और बाकी अदर वे पे भी। यहाँ पे आ जाएंगे आपके H3 से कनेक्टेड NE3, और सबसे अच्छा जो है मतलब स्टेबल बोल सकते हैं वो है आपका H3BOMe2। तो ये होगा आपका आंसर। क्लियर है। फिर क्वेश्चन था आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ही, इसमें पूछा गया था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताइए किसमें, कोबाल्ट है H2O होल 6 में। हेक्सा कॉम्प्लेक्सेस दे रखा है कोबाल्ट का और उसमें पूछा जा रहा है आप यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। तो आपने पता है ये चीज़ें कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सीधे से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल गया कि ये क्या है, कोबाल्ट 2+ फॉर्म में है, कोबाल्ट 2+ फॉर्म में है, तो सीधे सीधे ये क्या है, D7 सिस्टम, D7 सिस्टम है और क्या है, ऑक्टाहाइड्रल है ना। D7 सिस्टम है, ऑक्टाहाइड्रल है, और बताओ हाई स्पिन है या लो स्पिन है, कैसे पता चलता है। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और वाटर के साथ है, मतलब क्या हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। कैसा बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेगा। इसने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाया है तो आप इलेक्ट्रॉन को फील कैसे करोगे। सबसे पहले तो कोबाल्ट का जो D7 सिस्टम है वो ब्रेक हो जाएगा, होगा ना ब्रेक, D7 सिस्टम ब्रेक होगा। ऑक्टाहाइड्रल में Eg ऊपर जाता है और T2G नीचे रहता है, होता है ऐसा, Eg ऊपर और T2G नीचे होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फील करना शुरू कर देंगे, जिससे T2G और ये आपका Eg। इलेक्ट्रॉन फील करना 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है आपको, कैसे भरा मैंने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। समझ आया ये भी चीज़ें, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। वही फाइनली हमने 18 क्वेश्चन कर लिया है किससे, इनऑर्गेनिक टॉपिक से। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्या फिजिकल का टॉपिक। फिजिकल में मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से ले रखा है मैंने। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्वेश्चन दे रखा था कि यार इससे ये कन्वर्जन हो रहा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, और यहाँ पे अल्फा एंड बीटा पार्टिकल जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कितने अल्फा पार्टिकल्स बताइए एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स आप बताइए। तो जब भी आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बताइए बोला जाता है ना, तो आप अल्फा पार्टिकल्स को लिखो पहले। अल्फा पार्टिकल्स को लिखते हैं तो हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल को जब लिखते हैं तो उसके खुद का मास होता है, अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेम होता है हीलियम जैसा, 2 हीलियम एटम के टाइप्स। तो इसका हो जाता है आपको 4 और ये 2 होता है ऐसा। हमें यहाँ पे बताना था x कितना आएगा और y कितना आएगा, बस यही क्वेश्चन था। तो ना सीधे से आपको मैं बता देती हूँ, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर आपको निकालनी है,
नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल निकालने के लिए आप क्या क्या करो, चेंज इन मास, कितना मास में चेंज हो रहा है, चेंज इन मास, मास को देख लिया करो, ठीक है। चेंज इन मास डिवाइडेड बाई 4 कर दो, कितना मास में चेंजेस आ रहा है और उसको 4 से डिवाइड कर दो, अपने आप निकल जाता है। देखिए इस रिएक्शन में कितना चेंजेस आ रहा है मास में, मेरे पास 238 है माइनस 206, कितना चेंजेस आ गया 32 का आ रहा है ना, 32 का। तो बस 32 से 4 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 8, सीधे से आ गया अल्फ़ा पार्टिकल कितना निकलेगा 8। यहाँ पे 8 अल्फ़ा पार्टिकल है, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गया, निकल गया ना सीधे से। जब हम बीटा पार्टिकल की बात करते हैं तो बीटा पार्टिकल में आपने देखा है इसमें मास में तो कोई चेंजेस आता नहीं है, बीटा पार्टिकल निकलने से मास में कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब मास के लिए उसका कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। हाँ, लेकिन उसके एटॉमिक नंबर में कमी ज़रूर आ जाती है, ठीक। तो अब ना जब अल्फ़ा पार्टिकल हमारा निकल गया है तो हम इजी वे में बीटा पार्टिकल निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। अब आप इसके मास पे चले जाओ, यहाँ लिख देती हूँ मैं थोड़ा कहीं से, x = 8 हमारा आ गया, अल्फ़ा पार्टिकल आ गया हमारा। अब मैं बात कर लूँ किसकी, बीटा पार्टिकल की। तो बीटा पार्टिकल निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, नीचे को। यहाँ पे टोटल मास कितना था, डिके होने से पहले टोटल मास कितना था 92 था मास, और ये 92 मास था, इधर कितना बना है मेरा 82 प्लस कितने निकले मेरे x कितना निकला 8x निकला है, और 1x का जो मास होता है वो का एटॉमिक नंबर कितना है 2 है। अल्फ़ा पार्टिकल की बात करूँ तो अल्फ़ा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 है, और कितने अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं 8, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया एटॉमिक नंबर में 16 हो गया, माइनस y कर सकते हैं ऐसा, तभी तो हमारा y का वो निकल जाएगा ना, वैल्यू निकल जाएगा, माइनस y कर दिया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सीधे सीधे y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सॉल्व करो y इक्वल्स टू आ जाएगा 6 होगा। तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे कि टोटल 8 अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल हो जाएगा 6, दिस द आंसर। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है, अदरवाइज आपको ऐसे ही बनाना है। पहले ना कभी भी अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल का नंबर पूछे तो पहले आप हमेशा सॉल्व किया करो अल्फ़ा पार्टिकल कितना निकल रहा है, और अल्फ़ा पार्टिकल के लिए डायरेक्ट मैंने बता दिया ना, चेंज इन मास, मास में कितना चेंज होता है डिवाइड बाय 4 कर दो, आ जाएगा आंसर। क्लियर है, शॉर्ट ट्रिक है उसका। चलिए एक क्वेश्चन था आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में उन्होंने ग्राफ दे रखा था एनर्जी डिफरेंस और जे के बीच, रोटेशनल क्वांटम नंबर है ना, जे इज़ द रोटेशनल क्वांटम नंबर। उसने क्वेश्चन कुछ ऐसे किया था कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किन के बीच, डेल्टा ई एंड जे रोटेशनल क्वांटम नंबर, तो इसमें से कौन सा ग्राफ है जो सही है। तो आपको बस रिलेशंस निकालने थे, रिलेशन निकाल के आप ग्राफ को सही कर सकते थे, है ना। तो ऐसे उसने बना के दे रखा था। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारा वर्क था कि हम फॉर्मूला को लिखें कि डेल्टा ई जो है वो इक्वल्स होता है किसकी, 2bj+1 होता है ऐसा, 2bj+1 है ना। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारा ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बी के। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बी के। और आपको पता है जब आप फॉर्मूला लिखते हो पूरा तो आपको पता है कि हमारा जो बी होता है वो इन्वर्सली का रिलेशन होता है आई के साथ, आई मतलब उसका मास। और यहाँ दे रखा था उसने कि एक्स डैश वाई डैश जो है वो हैवी मॉलिक्यूल है, मतलब इसने यहाँ ना दो मॉलिक्यूल्स का ग्राफ लेके दिया है, डेल्टा ई और जे के बीच में उसने ग्राफ प्लॉट किया और दो मॉलिक्यूल का देख रखा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ समझ आ गया कि मेरा जो बी है वो डिपेंड करता है आई पे, इंड्यूस्ड मास पे। मतलब मास जैसे जैसे बढ़ेगा, मॉलिक्यूल जितना हाई होगा वैसे वैसे मेरा बी क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे आई बढ़ेगा आई इंक्रीज़ होगा। ये रिलेशन तो पता है ना, इन्वर्सली का रिलेशन है। मतलब मेरा आई अगर इंक्रीज़ होता है बच्चा तो क्या हो जाएगा, मेरा बी जो है वो डिक्रीज़ होगा। अगर मेरा बी डिक्रीज़ हो रहा है मतलब मेरा डेल्टा ई भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इन दोनों में तो डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल है। तो इतना तो मुझे समझ आ गया कि अगर मैं एक्स वाई मॉलिक्यूल की बात करूँ और एक्स डैश वाई डैश मॉलिक्यूल की बात करूँ तो मेरा एक्स डैश वाई डैश हमेशा कहीं नीचे होगा। तो ग्राफ में चेक करते हैं। अच्छा, ग्राफ में सब में उसने उसको नीचे बना के दे रखा है, तो इसका कोई रोल नहीं था। तो अब क्या चीज़ चेंज किया उसने वो भी देख लेते हैं। तो ग्राफ में जब हम देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि इस ग्राफ में कहीं उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, कहीं कुछ वैल्यू से स्टार्ट किया है ना।
इसी में चेंजेस लाया है, कहीं उसको एकदम एक जगह से स्टार्ट कर दिया दोनों ग्राफ को प्लॉट करना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप सोचो, कैसे सोचो। यहाँ पे मुझे समझ आता है कि डेल्टा ई और जे के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन जे की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो भी रख दूँ ना, अगर मैं जे की वैल्यू इस रिलेशन से देखो आप, डेल्टा ई इक्वल्स टू 2b जे प्लस 1, इफ़ जे की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो रख दूँ तो भी डेल्टा ई ज़ीरो नहीं हो रहा है। डेल्टा ई जे की वैल्यू ज़ीरो रखने पे डेल्टा ई ज़ीरो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहाँ अगर ज़ीरो रखते हो आप तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, बट वैल्यू क्या आ जाएगी? 2b। तो यार मुझे तो पता चल गया कि जे की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो रखते हैं तो इसकी वैल्यू 2b होगा, ना कि ज़ीरो। तो ये जो कहना है कि जे भी ज़ीरो से शुरू हो रहा है, हमारा डेल्टा ई भी शुरू हो रहा है ज़ीरो से, तो ये हमारा ग्राफ गलत हो गया ना गलत? क्योंकि दोनों के लिए 0 0 वैल्यू नहीं होगी, दोनों एकदम इक्वल वैल्यू नहीं शो कर रहा है। मतलब अगर मैं जे के लिए ज़ीरो रखूँ, जे के लिए अगर मैं ज़ीरो रखूँ, मतलब ये वाला देखो आप, जे के लिए ज़ीरो रखूँ तो भी ई का कोई ना कोई वैल्यू होगा, ई का कोई ना कोई वैल्यू होगा। चीज़ें समझ आई? तो ये 3 ग्राफ अभी मुझे सही लग रहा है। सेकेंड चीज़ में देखो आप, मैंने पहले ही बता दिया था कि हैवियर मॉलिक्यूल है, हैवियर मॉलिक्यूल के लिए डेल्टा ई की वैल्यू हमेशा कम ही होगी। तो डेल्टा ई की कम होनी चाहिए ना भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों को एक साथ कर दिया है ना। डेल्टा ई दोनों का एक साथ स्टार्ट हुआ है, डेल्टा ई दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए एक साथ स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये ग्राफ भी हमारा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि एक साथ नहीं हो सकते, एक हैवियर और एक लाइटर है, दोनों हमारा देख लिया था मैंने रिलेशन में। तो इसको सॉल्व करने में वो हमारा हेल्प कर गया। अब बात करते हैं ये दोनों ग्राफ में। तो दोनों ग्राफ में आप थोड़ा सा सोचो क्या हो रहा है। इस ग्राफ में दिख रहा है कि ये दोनों की वैल्यू ना आगे बढ़ते बढ़ते भी कांस्टेंट है, मतलब जे की वैल्यू को बढ़ाते जा रहा है तो भी दोनों की ग्राफ जो है वो कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली ये आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ को फिलफिल कर रहे हैं। कैसे? जे की वैल्यू 0 रखने पे भी डेल्टा ई का वैल्यू आता है, तो उसने दिया है जे की वैल्यू 0 है, लेकिन फिर भी डे ई की वैल्यू ऊपर रखा है, वो भी सही है। दोनों ग्राफ को अलग अलग रखा है, वो भी सही है, क्योंकि दोनों ग्राफ अलग अलग ही होगा, है ना। दोनों मॉलिक्यूल की हैवीनेस अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ा रहा है ना, वैसे वैसे भी दोनों की उसको ना कांस्टेंट रखा है। पॉसिबल नहीं है। आप जे की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वेरिएशंस आएंगे और डेल्टा ई में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। तो ये जो ग्राफ उसने ऐसे कांस्टेंट लाइन खींच रखा है वो ऐसा नहीं होगा, आगे जाते जाते वो ऐसा फैल जाएगा। तो एग्जैक्ट ग्राफ जो है डेल्टा ई और जे के बीच आपका ये होने वाला है, दिस द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज़ें? ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन आया था जी एक आपका ब्रैग्स इक्वेशन से। कहाँ से आया हुआ था आपके? स्टार्ट करती हूँ मैं इसको। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन दे रखा था, इसमें वो बोलता है कि लैम्डा की वैल्यू दे रखा है, 2 थीटा की वैल्यू दे रखा है उसने। ये फर्स्ट ऑर्डर आपका वो है, और सेकंड उसमें डी की वैल्यू निकालनी थी। आपको फॉर्मूला पता है ना, ब्रैग इक्वेशन जब हम पढ़ते थे तो फॉर्मूला हमारे पास 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। सब कुछ तो दे रखा है वैल्यू, तो निकालना किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू। तो सीधा फॉर्मूला में पुटअप कर सकते हैं, कर सकता है ना। तो सबसे पहले तो मैं थीटा की बात कर रही हूँ, 2 थीटा की वैल्यू दी है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10.1 हो जाएगा, होगा। अगर मैं फॉर्मूला में लिखना शुरू करूँ तो ये हो जाएगा मेरा डी इक्वल्स टू एन लैम्डा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा, होगा। आगे कर दो, एन की वैल्यू कितना है? 1, फर्स्ट ऑर्डर है, 1 है। लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 1.54 एंगस्ट्रॉम। यहाँ मुझे पता है ये 2 होगा, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 10.1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? डी का आंसर अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 4.4 समथिंग आएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना, बस हिंट्स दे दिया, यही क्वेश्चन था, इसी टाइप का आंसर आने वाला है। ठीक है। फिर पूछा है आपने नेचर बताइए मुझे इंटरेक्शन का, किनमें? फिजियो एब्जॉर्प्शन। जब फिजियो एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ पे आप उनके बीच जो इंटरेक्शन है उसका नेचर किस टाइप होगा वो बताइए। तो आपको पता है ये एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर का है। जब हम भी फिजियो एब्जॉर्प्शन कराते हैं तो वहाँ पे एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेड दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, एंड वेरी वीक इंटरेक्शन होता है उनके बीच। तो जब भी वेरी वीक इंटरेक्शन होता है तो कौन सा बॉन्ड या कौन सा फोर्सेस वहाँ पे वर्क करता है? वॉन्डर वॉल्स।
तो इसका आंसर आ जाएगा वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन वहाँ पे होता है। वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन, ये इसका आंसर है, सिंपल सा। ठीक है, कॉमन पॉइंट डिफेक्ट कौन कौन सा है, तो आपको ये भी पता है। कॉमन पॉइंट डिफेक्ट में आप एक तो शर्ट की डिफेक्ट को लेते हैं और एक फ्रैंकल डिफेक्ट को लेते हैं। शर्ट्स की डिफेक्ट को ले सकते हो आप, और एक आप फ्रैंकल डिफेक्ट्स को लेते हैं। तो ये था आपका कुछ फिजिकल के क्वेश्चन। अभी कंटिन्यू है, बहुत सारे फिजिकल के क्वेश्चन है, कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। चलिए फिजिकल का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हुए अभी हम आ जाते 25 नंबर का क्वेश्चन पे। पे ना देखो क्या दिया था उसने, pH की वैल्यू दे रखी थी, pKa की वैल्यू दे रखी थी, और उसके बाद बोल रहा था कि बताइए इस इक्वेशंस की कितनी वैल्यू आएगी, है ना। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं था, सीधे से आप क्वेश्चन में आप जो फॉर्मूला पढ़ रखे हो ना, कौन सी फॉर्मूला, pH दिख नहीं रहा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, pH इक्वल्स टू pKa लॉग ऑफ सॉल्ट, क्योंकि दिख रहा है हमें सॉल्ट और डिवाइड बाई उसका ही पूछ रहे हैं ना, लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय मेन अपना मॉलिक्यूल या एसिड, सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, वैल्यू पुटअप करते जाते हैं, आंसर आ जाएगा। pH उसने दे रखा है कितना, 4.8, है ना। pKa की वैल्यू दे रखा है 4.75। लॉग ऑफ सॉल्ट क्या है, इसमें सॉल्ट क्या है जो बना हुआ है, CH3COO नेगेटिव, और हमारा एसिड क्या है, CH3COOH। हो गया ऐसा, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 0.05 इक्वल्स टू लॉग ऑफ, आप इधर से लेके आ जाए ना, बन जाएगा 0.05 आ जाएगा लॉग ऑफ सॉल्ट CH3COO नेगेटिव डिवाइड बाई CH3COOH। होगा इतना। अब देखो क्या होता है, अब मुझे ना इसी की वैल्यू चाहिए मेन पहले तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं लॉग को इधर कर देती हूँ, मतलब एंटी लॉग निकाल लेते हैं। सो आप निकालो एंटी लॉग ऑफ 0.05 कितना आ जाएगा। एंटी लॉग आप जब निकालते हैं 0.05 का, तो मैंने निकाल रखा है, इसकी वैल्यू होती है 1.12, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.12। ये इक्वल्स हो जाएगा किसके, आपके CH3COO नेगेटिव, और आपका आ गया CH3COOH। तो इसकी वैल्यू निकल गई। पर उसने क्वेश्चन में ना कुछ ऐसा बना के दे दिया है, तो सोचो ये कैसे आ सकता है। इसमें अगर मैं -1 कर दूँ, इसमें अगर मैं -1 कर दूँ तो मेरा ये फॉर्म आ जाएगा। तो अगर मैं इधर -1 कर रही हूँ तो इधर भी मुझे -1 करना पड़ेगा। समझ आया ना चीज़ें। इसकी वैल्यू हो रही 1.2। आप क्या करो, दोनों साइड पे -1 कर दीजिए, दोनों ही साइड्स पे -1 कर दो। तो यहाँ पे -1 करने से क्या हो जाएगा, मेरा 0.122 हो गया, है ना। और इधर -1 करने से मेरा आ जाएगा CH3COO नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH डिवाइड बाय CH3COOH। सीधे सीधे आंसर आ गया, जो आपका आंसर है। इजी वे में था, बन जाता। ठीक है, बस थोड़ा सा सोचना था कि क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला पुटअप होगा। जब भी आप फिजिकल के क्वेश्चन करते हो 2 बार क्वेश्चन को देखा करो कि यार उसमें गिवन क्या क्या है। जैसे हमें ये पता चल जाता है इसने यही दिया है, तो अपने आप ब्रेन में आने लगता है कि फिर तो यही निकालना है ना। जैसे क्वेश्चन में मैंने ये फॉर्मूला पुटअप किया, पता चल गया कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी क्योंकि यही दे रखा है इसमें। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने पढ़ा दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा था आपका, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, रिलेशंस लगाने थे आपके K इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा Z के बीच। आपको रिलेशंस वाला फॉर्मूला याद था, तो सीधे से बनना था, सबकी वैल्यू दे रखा था, है ना। तो डेल्टा Z जो होता है इक्वल्स होता है किसकी, -RT ln K इक्विलिब्रियम होता है ऐसा। अब आपको किसकी किसकी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, इसका तो दे रखा है ना। पुटअप करते जाते हैं सीधे से। R की वैल्यू क्योंकि हम जूल में लेने वाले हैं, इसलिए ना ये जो डेल्टा Z की वैल्यू किलो जूल पर मोल में दिया है, उसको भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जूल पर मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो जूल पर मोल में आप कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, है ना, वही तो करते हैं। तो यहाँ से देखो किलो जूल पर मोल को हम जूल पर मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 118,000 जूल पर मोल हो जाएगा। इक्वल्स है किसके, माइनस
माइनस 8.134 माइनस 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होगा, इंटू टी को किस में दिया हुआ है, इंटू 2500 केल्विन इंटू के एक्विलिब्रियम एल के फॉर्म में दे रखा है उसने, है ना। तो ये मैंने सबको वैल्यू को पुटअप कर दिया। सारे वैल्यू पुट करने के बाद आप देख रहे हो कि बहुत सारे यूनिट्स हैं जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जूल के साथ कैंसिल आउट, पर मोल, यहाँ पे पर केल्विन है तो केल्विन के साथ। तो बचा क्या हमारी वैल्यू, कैलकुलेट कीजिए। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि एल एन के इक्विलिब्रियम आ जाएगा आपका अप्रोक्स कितना, -5.677। और यहीं से आप सीधा के इक्विलिब्रियम निकाल देना एंटीलॉग करके, एंटीलॉग बोलती हूँ, एंटीलिन करके आपको वैल्यू निकाल देनी है। एलिन के फॉर्म में है ना, लॉग के फॉर्म में नहीं है, तो करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो हो जाएगा 3.4 माइनस 3.4 इंटू 10 की पावर -3 इज द आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गए 2 और फिजिकल के क्वेश्चन। कंटिन्यू करते हैं फिजिकल के क्वेश्चंस को। तो देखो 27th नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन भेजे बच्चों ने, लिख के रखा है मैंने सारे, ठीक है। तो और क्वेश्चन किस टाइप का आया था, एक क्वेश्चन ये वाला था आपका, उसने दे रखा था मेरे पास है Fe2O3, ठीक है, और उसकी रिएक्शन CO से करा रहा है, और बनता क्या है Fe प्लस 3CO2। ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला CO है, ठीक है। तो बनता क्या है आपके पास CO2। बैलेंस नहीं किया था रिएक्शन, उसने दे रखा था क्वेश्चन में कि हमें क्या करनी है 1000 ग्राम ऑफ, ऐसे दे रखा था ना, हमें 1000 ग्राम ऑफ Fe बनानी है, Fe बनाना है। तो कितना वॉल्यूम हमको नीड होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, कितना वॉल्यूम नीड होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया था उसने। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करनी होती है और उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है। तो देखो वो बोल रहा था कि 1000 ग्राम ऑफ Fe बनाना है हमको इस रिएक्शंस के थ्रू, तो कितना वॉल्यूम ऑफ CO मुझे चाहिए। तो फर्स्ट काम क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले तो हम रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, ये है मेरे पास Fe2O3 प्लस कितना निकल रहा है 3, नो डाउट यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 CO होगा, और यहाँ पे Fe हमने 2 लिया है तो 2 Fe बना होगा प्लस 3 CO2 हो गया इतना। अब मोल कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट लगाते हो तो मोल ऑफ CO डिवाइडेड बाई 3 इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, मोल ऑफ Fe डिवाइड बाई कितना, स्टिक्योमेट्रिक है ना, ये स्टिक्योमेट्रिक से तो क्वेश्चन 3 है, इसका स्टिक्योमेट्रिक इसका 2 है, तो मैंने ऐसे ही फॉर्मूला में रख दिया। यहाँ से सॉल्व करने से हमें मोल तो निकल जाएगा, मोल ऑफ CO निकाल दो, यहाँ से मोल ऑफ CO निकालते हो तो सीधे से हमारा आ जाएगा क्या 3/2 इंटू इसका दे रखा था उसने कितना 1000, और इसका खुद का मास कितना होता है, मोलार मास Fe का कितना हो जाएगा 56 होगा। सो कर लिया इतना। आप इसे सॉल्व करें, सॉल्व करने से मोल जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का आ जाएगा 26.78। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सॉल्व कर रखा है, 26.78 इसकी वैल्यू आ जाएगी, होगा इतना। अब क्योंकि मैंने अभी मोल निकाला और उसने पूछा क्या था, वॉल्यूम के फॉर्म में पूछा था, मैंने अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या निकाला है, मोल निकाला है, और उसने पूछा है कितना वॉल्यूम नीडेड होगा। तो आप बस मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। तो जैसे हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द CO, तो क्या हो जाएगा मोल ऑफ CO इंटू कितना करते हैं 222.4, STP वाला रूल है ना मोल कॉन्सेप्ट का, 22.4 बस कर देते हैं 26.78
इंटू 22.4, आंसर आ जाएगा 600 लीटर। लीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया किसको, वॉल्यूम ऑफ CO। तो यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और कैसा क्वेश्चन आया था आपके फिजिकल से? कुछ क्वांटम के क्वेश्चन पूछे थे और कुछ तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एक दो इजी क्वेश्चन था, बाकी तो टाइम टेकिंग ही था। टाइम तो लगना था, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन में तो टाइम लगता है यार, नो डाउट। क्वेश्चन कुछ और भी थे इसमें, देखते हैं। एक क्वेश्चन फिजिकल में आया था आपका सिंपल चार्ज से, उसने दे रखा था किसकी वैल्यू, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, आई की वैल्यू उसने दे रखा था। आई की वैल्यू कितना, 1.25 एंगस्ट्रॉम, है ना। और क्वेश्चन में था टी की भी वैल्यू दे रखा था 1.5 आर में दे रखा था। और बस दोनों से किसकी वैल्यू निकाल रहा था, चार्ज। आप बताओ चार्ज कितना होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोच के देखिए कौन सा फॉर्मूला है। बहुत इजी सा जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, Q चार्ज इक्वल्स टू होता है I इंटू टी। बट हम यहाँ पे I को जब हम एम्पियर में रखते हैं तो T को किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। I को एम्पियर में तो T को सेकंड में रखेंगे, बस उसे चेंज कर देते हैं। सो बस करते जाओ। I की वैल्यू 1.25 दे रखा था, टाइम उसने R में दे रखा है, तो R में है तो उसको सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया तो मेरे को आंसर निकल जाएगा 6750 सेकेंड में होगा, आंसर आ जाएगा। सेकेंड सॉरी जूल, आई एम्पियर है और आपका सेकंड है, एम्पियर इंटू सेकंड करते हैं तो क्या आता है, कुलम। आंसर आ गया Q का। तो एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन गया। कितने क्वेश्चन हो गए अप्रॉक्स, मैंने पहले कितने करा लिए थे, मैंने पहले लगभग 28 कुछ समथिंग हो गया था ना। ये आपका 29th क्वेश्चन और ये आपका 30 क्वेश्चन, 30। एक और भी क्वेश्चन आया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस का पूछा जाए क्या वॉल्यूम है, अगर पूरे लैटिस का पूछ रहे हैं एफसीसी तो उसका सीधे से आंसर आता है ना। एफसीसी लैटिस के लिए अगर पूछी जाए फ्रैक्शन तो उसका सीधे से आंसर आता है 0.74। तो ये उसका आंसर हो जाएगा जो आप और कोई क्वेश्चन आपको याद हो या आपसे रिलेटेड हो या आपको लग रहा है कि मैम ये हमसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मैम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आपका बहुत सिंपल सा, उन्होंने रिएक्शन लिख के दे दिया था H2PO2 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, और बोल रहा था कि HPO3 2 नेगेटिव एंड H2, और वो पूछ रहा था रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। और सोचो उसने पहले ही रेट ऑफ रिएक्शंस का भी सॉल्व करके लिख रखा था, है ना। उसने बता दिया था कि हमारा जो रेट है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO2 नेगेटिव, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, और OH नेगेटिव के भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। अब क्वेश्चन में बोला कि अगर हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें, अगर हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट क्या हो जाएगा। तो आपको सीधे से यहाँ से समझ आ रहा है क्या, उसने जिस हिसाब से क्वेश्चन लिखा है मुझे पता चल गया कि अभी तो इसके 1 है, होगा 1। अब वो इसका जो है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है प्रॉपर। तो जैसे ही हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें, तो सीधे सीधे हमारा जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी क्या हो जाएगा, डबल ही हो जाएगा ना। क्लियर हो रहा है चीज़ें, क्योंकि उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, मतलब उस पर सीधे सीधे से वो डिपेंड कर रहा है। उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये ऐसा होगा। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का ही आपका ये क्वेश्चन दे रखा था उसने। इस क्वेश्चन में वो पूछ रखा है कि हमारे पास एक क्यूब है, सॉलिड स्टेट का ही क्वेश्चन था। हमारे पास एक क्यूब है, उसने उसकी वॉल्यूम दे रखी थी, वॉल्यूम मतलब उसके एक लेंथ दे रखा था एक वस्तु उसने एंगस्ट्रॉम में दे रखा है 5.0 एंगस्ट्रॉम। फिर उसने मोलार मास दे रखा था 72 ग्राम पर मोल,
और डेंसिटी दे रखा है। यहाँ से समझ आता है कि यार मुझे ना अगर नंबर्स ऑफ आयंस निकालनी है या मुझे यूनिट निकालना है, जो हमारे पास फॉर्म हुआ है क्यों, उसका यूनिट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूले लगाते ही हमें z की वैल्यू पता चल जाएगी, पता चल जाएगा ना, और z की वैल्यू पता चलेगा तो नंबर्स ऑफ आयंस भी पता चल जाएंगे। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे सबसे पहले मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ डेंसिटी दे रखा है, मोलर मास A दे रखा है, तो z निकालना ईजी है। कौन से फॉर्मूले से z निकालना ईजी है आपके, डेंसिटी इज इक्वल टू जमुना, जमुना मतलब z मोलर मास डिवाइड बाय Na एवोगाड्रो नंबर इनटू आपका A का क्यूब, यही होता है। ठीक है, अब आप वैल्यू रखते चाहिए। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि जो हमारा A है ना वो आपके एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, जबकि हमारा जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हम इसे थोड़ा सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, सॉल्व करने में ईजी होता है, यूनिट कन्वर्ट कर दे तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस वैल्यू पुटअप करते जाइए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेंसिटी है वो है मेरे पास 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा आपका z की वैल्यू जो कुछ है नहीं, मोलार मास दे रखा है 72 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और फिर हम लिख देंगे, चलिए इसको लिख देते हैं 5 एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और फिर हमारा हो जाता है इनटू क्या, इसकी वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब, और ये है सेंटीमीटर क्यूब में, हो गया ऐसे। ठीक है, चेंज कर देते हैं। तो z इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला में लिख देना, z इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू, ये सब ऊपर चले जाएंगे ना भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होने चले जाएंगे, तो यहाँ से ये सब कुछ इधर ले जाओ, तो 4 इंटू आप इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर आ जाएगा कितना 24 हो जाएगा इतना, क्यूब 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ग्राम कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद आप देखते हो कि मेरे पास बचा क्या, इंटू एवोगाड्रो नंबर 0.2 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 72 ग्राम पर मोल, होगा ऐसा। इतनी चीज़ें हो गई, तो हमारे पास z की वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व करो इसको, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, हमने सॉल्व कर रखा है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो z की वैल्यू है, ये भी आपका किस में था, पर मोल में था, एवोगाड्रो नंबर पर मोल में होता है ना, तो पर मोल कट हो गया है, इसको रहने देते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा z का वैल्यू है वो 4.18 अप्रॉक्स आएगा, मतलब z की वैल्यू आ गया 4। तो जो z होता है वो क्या बताता है, हमारा जो क्यूब बना है उसकी यूनिट नंबर को बताता है Fe4। अब जब हम इसको चार्ज में तोड़ते हैं ना, तो बिल्कुल सेम चार्ज में ये ब्रेक होगा। उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ आयन पूछ लिया जाए, देखो आप इसे ब्रेक करोगे तो ज़्यादा 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव में होगा, है ना। और आपने NaCl का भी पढ़ा था सारा, तो उसमें पता चलता है कि अगर नंबर ऑफ 4 है, ये यूनिट जो है मतलब 4 यूनिट सेल हमारा प्रेजेंट है इस क्रिस्टल में, 4 यूनिट Fe आयनिक सेल हमारे क्रिस्टल प्रेजेंट है, तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इसके पास इस क्रिस्टल में 4 Fe प्लस आयन होंगे और 4 ही आपके O नेगेटिव माइनस आयन होंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का रेशियो 1:1 का रेशियो है, तो वैसे ही होगा। तो ये हो जाना है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया था आपका, वो भी सॉलिड स्टेट से ही था। ऑल पॉसिबल लैटिस टाइप्स आर ऑब्जर्व इन, सारे टाइप की जो लैटिस होते हैं वो किन में प्रेजेंट होता है ना। जैसे आपके चाहे तो वो SCC को ले लो या FCC को ले लो, BCC को ले लो, वो किन में होते हैं। तो इसका सीधे से आंसर है, इस टाइप की जो पॉसिबल लैटिस है वो हमको मिलता है ऑर्थोरोम्बिक क्यूबिक क्रिस्टल में। किस में मिलता है, ऑर्थोरोम्बिक क्यूबिक क्रिस्टल। इसका आंसर आ जाएगा ऑर्थोरोम्बिक रोम्बिक क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक क्यूबिक क्रिस्टल में होता है। फिर पूछा था फेज डायग्राम बताइए आप किसका, वाटर का। तो वाटर का फेज डायग्राम P एंड T के बीच में हम बनाएंगे, और P एंड T के बीच में जब बनाते हो तो आपको पता है, जैसे ही हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं वाटर का,
प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं, इस साइड पे प्रेशर लिखते हैं और यहाँ टेम्परेचर, जब आप उसके ग्राफ बनाते हो तो डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T जो है वो आता है आपका नेगेटिव। किसके केसेस में? जब सॉलिड से वो लिक्विड में जाता रहता है, होता है ये नेगेटिव। तो बिल्कुल वही स्लोप जिसमें ये चीज़ें नेगेटिव दिखाया गया हो, मतलब ऐसे करके नेगेटिव आता है, यहाँ से इधर पॉजिटिव और यहाँ से इधर थोड़ा पॉजिटिव जाता है ना। यहाँ से सॉलिड एंड लिक्विड का रहता है और यहाँ पे गैसेस का। तो ये वाला जो है वो नेगेटिव में है स्लोप, तो आप उसको बोलोगे दिस द फेज डायग्राम ऑफ द वाटर। नॉर्मल आपने पढ़ा है ना फेज रूल में, ये सारे 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए कैसे होते हैं फेज डायग्राम, 3 कंपोनेंट सिस्टम के लिए कैसा होता है, उसके बेसिस पे हम इसको बना सकते थे। फिजिकल के बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं किससे, ऑर्गेनिक से। किस टाइप से आया था, क्या पूछा गया था ऑर्गेनिक में। देखो ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन दिया हुआ था आपका, सिंपल सा था आपके, इसकी रिएक्शन कराई जा रही थी किसके साथ में, BD3 के साथ। BD3 मतलब वही है BH3 का ये एक सब्स्टिट्यूट है ना, ड्यूटेरियम से कर दिया गया है। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड H2O2 और OH नेगेटिव। और पूछ रहा था कि किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। एक्चुअली वहाँ पे ना स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड ऑप्शन दिए हुए थे, है ना। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस इसमें बनता है बिल्कुल। सबसे पहला जो प्रोसीजर है उसमें क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होकर के 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे 4 मेंबर साइक्लिक टाइप का रिंग होगा, का फॉर्मेशन होगा और एडिशन रिएक्शन होगा। तो जब भी यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है तो कुछ ऐसे होगा। एक्चुअली देखो हो क्या रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है और किस टाइप से हो रहा है, 4 मेंबर रिंग बनाते हुए कंसर्टेड टाइप का, एक साथ टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है बॉन्ड्स और एक साथ बन रहे हैं, है ना। तो अभी तो ऐसे देख लेते हैं कैसे, यहीं से ना ऐसे बॉन्ड्स बनने स्टार्ट हो जाता है, लाइक ये B और यहाँ से आपका BD2, सॉरी यहाँ पे D और BD2 और ये कुछ ऐसा, मतलब एक D ब्रेक होता है और जाके अटैच होता है। तो क्योंकि यहाँ पे 4 मेंबर साइक्लिक रिंग टाइप का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि जो एडिशन रिएक्शन है ना वो सीन टाइप का होता है। सीन टाइप का एडिशन रिएक्शन होता है। सीन टाइप कैसे, सीन टाइप कुछ ऐसा कि अगर ये वेज में है, मतलब मेरा दिया गया ये CH3 ग्रुप वेज में है, तो यहाँ पे ये H ग्रुप को ही वेज में फेंकेगा और खुद एज ए डैश ग्रुप ये अटैच हो जाएगा। खुद कैसा होगा, थ्रू डैश ये अटैच होगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन हुई है वो बिल्कुल सेम साइड से हुआ है। ये जो है BD2 सेम साइड ही रहेगा, हाइड्रोजन को वो वेज में फेंक देगा और इधर भी जैसे ये CH3 अगर वेज में है तो ये डैश से ही अटैच हो गया आपके डैश से, ठीक है। तो इस टाइप के इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री को मेंटेन किया जा सकता है। अब यहाँ पे जब OH नेगेटिव आके अटैक करेगा तो ये लीव कर जाएगा और लीव करेगा तो प्रोडक्ट बिल्कुल वही रहेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री को मेंटेन करता हुआ। अभी भी हमारा OH ग्रुप जो है वो डैश फॉर्म में आएंगे क्योंकि जहाँ से वो निकला वहीं से अटैक करेगा। बाकी ये H ऐसे ही रहेगा, ये भी इस फॉर्म में और फिर CH3, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो इसी फॉर्म में ऑप्शन में दे रखा था प्रोडक्ट, है ना, ऐसा आया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इतना तो समझ आ गया। फिर एक क्वेश्चन था, उन्होंने इस फॉर्म में बना करके मॉलिक्यूल दे रखा है और बोलता है कि NaCN की रिएक्शन कराना है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा क्योंकि NaCN दे रखा है। उस पर देख के समझ आ रहा है यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है और एसीटोन का प्रेजेंस है इन हीट। तो किस टाइप का आपको लग रहा है, एक तो यहाँ पे दे रखा है उसने न्यूक्लियोफाइल, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगा ही होगा, पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, एसीटोन के प्रेजेंस में कौन सा होता है, SN2 टाइप का, क्या होगा, SN2 टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और SN2 टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने देखा होगा कि बैक साइड से अटैक करता है बैक साइड से अटैक। तो बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा CN है वो बैक साइड से अटैक करेगा ऐसे और इसको लीव करवा देगा। लिविंग ग्रुप ढूंढ लो ना, यही तो लिविंग ग्रुप है, तो अटैक भी इसी कार्बन पे होगा। तो बैक साइड से अटैक करके ये लिविंग ग्रुप को लीव करा देता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हो जाएगा MEPH। और यहाँ से अटैक किया था तो H इधर चला गया है बैक साइड से अटैक करने के कारण और CN यहाँ पे कहीं आ जाएगा डिवाइड बाय Me। मतलब इसकी पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री ही चेंज हो गई है ना, कन्फिग्रेशन ही चेंज हो गया इस वाले कार्बन का। इस कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज हुआ पर इसका कोई भी कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा। तो आपने ऑप्शन में मैच करना था कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। और एक चीज़ और बोल रहे थे कि इस फॉर्म में नहीं आया था कोई आंसर, तो बिल्कुल इसको ना ऐसे घुमाओ आप कि उसका जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन वो सेम रहे। तो आपने ये सीखा हुआ है कि हम इस फॉर्म को
सेम कन्फिग्रेशन के साथ चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, तो सबको रोटेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसे यहाँ पे भेजूँ तो इसे यहाँ पे और फिर इसको यहाँ शिफ्ट करा सकते हैं, तो भी हमारी कन्फिग्रेशन सेम ही आएगी। तो या तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो या फिर आप इसे PH यहाँ होगा ME और यहाँ पे हो जाएगा H, ये CN हो जाएगा और आपका ME। तो इस फॉर्म में मे बी प्रोडक्ट जो है वो दे रखा था, आप मैच कर लेना, प्रोडक्ट यही रहने वाला है। ज़्यादा है तो आप प्रोडक्ट को जब ऐसा क्वेश्चन देते हैं ना तो प्रोडक्ट में ना आप कन्फिग्रेशन निकाल के देख लिया करो। ऐसा तो ये वाला ऐसा तो ऐसे ही रहेगा, R है तो R ही रहेगा, पर यहाँ पे का कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होता है ना SN2 रिएक्शन में। एक क्वेश्चन था यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बोलना चाहिए, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन था ये। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो पूछ रहा था नंबर ऑफ प्रोटॉन NMR सिग्नल्स कितना देगा ये मॉलिक्यूल, और उसने ना यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स लगाए हुए थे, इधर CH3 लगाया था, यहाँ भी CH3 लगाया था। ठीक है, और आई थिंक उसने यहाँ भी CH3 लगाया हुआ था, यहाँ पे भी CH3, यहाँ भी CH3 लगा करके दे रखा था। ऐसे कुछ क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात करें तो सबसे पहले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो। यहाँ से यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना, सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं, मतलब इनका और इसका और इनका ये बिल्कुल एक जैसे प्रोटॉन है, तो एक जैसे सिग्नल देंगे। तो यहाँ से तो मिल जाएगा मुझे वन सिग्नल मिलेगा किसका, कितने हाइड्रोजन्स का, वन सिग्नल तो मिलेगा मुझे 12 हाइड्रोजन्स का मिलेगा। उसके बाद देखो आप ये पैरा में और ये पैरा में, ये दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि यहाँ से भी डिवाइड करूँ तो बिल्कुल इसका इन्वॉल्वमेंट सेम है। तो यहाँ और यहाँ से आपके 6 हाइड्रोजन के एक और सिग्नल्स मिल जाएंगे, 6 हाइड्रोजन के एक और सिग्नल्स मिलेगा। किसका ऐसे नोटेशन क्या करो, अलग अलग समझ आता है। हो गया इतना। अब फिर बचा कहाँ, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन सेम है, तो आप बोल सकते हो एक और सिग्नल मिलेगा किसका, 4 हाइड्रोजन का। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा था कि टोटल कितने सिग्नल्स मिलेंगे NMR सिग्नल्स, तो आपके टोटल प्रोटॉन NMR सिग्नल्स मिल जाने थे कितने, 3। एंड रेशियो पूछे तो रेशियो मिल जाना था 12:3:4, आप उसे और करके रख दो तो ये हो जाएगा आपका 6:3:2, ऐसे करके हमको मिलना था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया था क्या, रिएक्टिविटी बताइए, किसके लिए रिएक्टिविटी बताना है आपको, बेंजल्डिहाइड। तो आप देखो अगर हम बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बेंजल्डिहाइड कैसे होता है, C⋅O और यहाँ पे H। बेंजल्डिहाइड की बात करूँ अगर मैं, तो ये जो हमारा सेंटर है ना, ये सेंटर, दिस सेंटर इज़ अ हार्ड सेंटर। ये कैसा है, हार्ड सेंटर है। तो हार्ड सेंटर है तो हार्ड आपने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऑलरेडी। तो हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों के कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, वहीं पे रिएक्टिविटी को हम बता सकते हैं। इसमें ना ऑप्शन को ही देख के समझ आ रहा था, एक्चुअली किसी भी चीज़ों में चेंजेस नहीं किया है वो, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ये OT सब सेम है। उसने चेंजेस कहाँ किया है, ये वाले ग्रुप के साथ जो उस पर अटैक करने वाला है। ठीक है, तो अगर ये हार्ड सेंटर है तो जो बहुत हार्ड है वही तो जल्दी अटैक करेगा। आपको पता है कि हमारे पास अगर O के साथ लिथियम अटैच्ड है, इज़ अ वेरी हार्ड सेंटर, तो आप सीधे से बोल सकते हो, नंबरिंग कर दो, दिस इज 2, दिस इज द फर्स्ट और ये है आपका थर्ड। तो मुझे यहाँ से समझ आ रहा है कि मेरा सबसे ज़्यादा हार्ड तो है आपका सेकेंड, तो ये सबसे फास्ट रिएक्शन दिखाएगा। उसके बाद ये वाला दिखाएगा रिएक्शन, मतलब फर्स्ट की रिएक्टिविटी होगी बेंजल्डिहाइड टूअर्ड्स, और उसके बाद लास्ट में आपका थर्ड की रिएक्टिविटी होगी। तो ये थे क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे आपके ऑर्गेनिक से बेस्ड, तो वो इस टाइप के हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यू। एक और क्वेश्चन आया होता NMR से ही, उसको सॉल्व करते हैं। उसने डाटा दे रखे थे, है ना, उसके बाद हमको उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर उसके डाटा में मैच कर रहा है वो बतानी थी। डाटा क्या क्या दे रखा था उसने पेपर में दे रखा था, हमारे पास प्रोटॉन NMR है, क्वेश्चन ऐसा दे रखा है उसने, प्रोटॉन NMR का डाटा उसने दे रखा था। क्या क्या दिया था, इसकी वैल्यू दी रखी थी 2.72, किसके लिए, 1 हाइड्रोजन के लिए जो कैसा ब्रेक हो रहा था ट्रिपलेट में। ठीक है, फिर दे रखा था 3.8, 3 हाइड्रोजन का सेट था जो सिंगलेट
3 हाइड्रोजन का सेट था जो सिंगलेट में था, और बोला था हमको 2 डबलेट्स मिल रहे हैं, 2 डबलेट्स, और किस रेंज में? एरोमेटिक रेंज में, एरोमेटिक के रेंज में मिल रहे हैं, ऐसा था। जरा देखते हैं वैल्यू क्या क्या हो सकता है। देखो आप जब इसको देखते हो ना सही से, तो आपको इतना समझ आता है कि ये जो रेंज है हमारा वो किसका हो सकता है। मे बी ये रेंज जो है वो हो सकता है आपका CS3 का, इसी रेंज में आता है ना, 3 अप्रॉक्स 5 से लेकर के 3.9 या 4 तक का आता है, ये 4 तक का। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल गया था। तो स्ट्रक्चर में भी एरोमेटिक है तो उसमें रिंग तो है ही, आपको ऑप्शन देख के ही मैच करना था। आप ऑप्शन देखते, मेरे पास सारे ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं सीधे से बता देती हूँ उसको। देखिए ये जो है ना, ये वाली स्ट्रक्चर आपके ऑप्शन के जो ये स्ट्रक्चर है, ये सारे डाटा को फुलफ़िल कर रहा है। कैसे फुलफ़िल कर रहा है मैं अभी बताती हूँ, एक एक चीज़ को देखना है, इससे पूरा मैच हो जाएगा। ठीक है जी, देखो क्या क्या बोला है वो। सबसे पहला उसने बोला है कि इस रेंज में एक हाइड्रोजन है जो कि ट्रिपलेट दे रहा है। इस रेंज में एक हाइड्रोजन है जो क्या दे रहा है आपका? ट्रिपलेट दे रहा है ना। तो कौन सा हाइड्रोजन है जो ट्रिपलेट देगा? 1 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट मिल रहा है। किस रेंज में मिल रहा है? क्वेश्चन शायद बच्चों ने थोड़ा कंफ्यूजिंग भेजा हुआ है, उतना क्लियर नहीं हो रहा है चीज़ें। हाँ इतना पता चल गया है कि ये जो रेंज है हमारा वो इसका है 3.8 इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, CS3 हाइड्रोजन है और जो सिंगलेट देगा। इतना तो समझ आ रहा है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड 3 हाइड्रोजन है जो कैसे देगा? सिंगलेट देगा, है ना। अगर ये हाइड्रोजन की बात करें तो मैं भी इसी हाइड्रोजन का होगा ये वाली वैल्यू, क्योंकि ऑक्सीजन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इसकी वैल्यू मतलब ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, इसकी वैल्यू आ सकती है आपकी 9.72 में। ये वाला थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्लियर है। उसके बाद उसने बोला 2 डबलेट्स एरोमेटिक रिंग्स में मिल रहे हैं। अगर ये इसके पैरा पोजिशन में होगा तभी तो एरोमेटिक रिंग्स में 2 डबलेट्स मिलेंगे ना, ऐसे 2 डबलेट्स मिलेगा, बिल्कुल एक जैसा रहेगा, 2 डबलेट्स मिलेंगे इसमें, है ना। तो इसके बेसिस पे बता सकते हैं कि ये इसका हो सकता है। छोड़ो इसको, बहुत कन्फ्यूज़न है इसमें। आपके पास अगर सही से इसका क्वेश्चन होगा ना, NMR का डाटाज और साथ ही ऑप्शंस दिए होंगे, तो आप मुझे भेजना, उसके बेसिस पे मैं इसको बता दूंगी। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं बोला जा सकता क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है ये हमको। देखो और एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें उसने बोला है नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, एरोमेटिक का नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत सारा कंपाउंड उसने दे रखा था, उसमें से पूछ रहा था कि इसमें से कौन कौन एरोमेटिक है। तो जो ऑप्शंस दे रखे थे ना उसमें देखते जाओ आप, ये सारे एरोमेटिक हैं जो मैं भी लिख रही हूँ। आपको उसने फ्यूरेन दिया हुआ था, नो डाउट ये एरोमेटिक होगा, है ना। एरोमेटिसिटी किसको बोलते हैं? एरोमेटिसिटी के लिए एक तो मॉलिक्यूल को प्लेनर होनी चाहिए, शुड बी प्लेनर, एंड साथ ही वो क्या होने चाहिए आपका 4n+2 रूल को फॉलो करना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसके पास होनी चाहिए, हकल रूल को फॉलो करनी चाहिए, तो फॉलो करता है ये, है ना। 1 2 3 4 6 इसके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो नो डाउट ये हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही सारे के सारे जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये हकल रूल को फॉलो करता है। क्लियर है इतना? तो इससे मुझे पता चल जाता है कि ये तो होगा एरोमेटिक। उसके बाद और क्या क्या दे रखा था जो एरोमेटिक हो सकते हैं? आपका एक ऐसा कॉम्प्लेक्सेस दे रखा था उसने, ये भी नो डाउट एरोमेटिक होगा। और NH ये दे रखा है, इसको सोचो एरोमेटिक है कि नहीं। तो हाँ बिल्कुल ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि इसके जो लोन पेयर है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पर इसके लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे साइक्लेशन में, तो ये भी एरोमेटिक होगा। ठीक है, और ऐसा एक दे रखा है आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये भी नो डाउट एरोमेटिक ही होगा, क्वासी एरोमेटिक है पर एरोमेटिक तो है, तो ये भी एरोमेटिक होगा, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन उसने दे रखा था। ठीक है, तो अभी तक तो मेरे पास इतना ही क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे 40 to 41 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। मैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, ओनली आंसर नहीं बताया है ना।